करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अपने मिड टर्म सिलेबस का, जिसमें हम लोग अब चैप्टर नंबर 1 के MCQs सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ MCQs है मेरे पास, हम वो सॉल्व करेंगे। आपके पास और MCQs हो वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास MCQs नंबर 1 है कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अनम्यूट कर करके आंसर बताते जाएं। क्या आंसर होगा इसका? केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी या बायोलॉजी? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। सर केमिस्ट्री होगा ऑब्वियसली। केमिस्ट्री ऑब्वियसली और केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा MCQs है, टू इन्वेस्टिगेट द मटेरियल दैट makes up the earth and rest of the universe is the task of। ये किसका काम है? ये फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, बायो में आएगा या जियोलॉजी में आएगा? देखें गौर से, मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है, सही है, जो हमारे अर्थ बनी है या जिससे हमारी दुनिया। केमिस्ट्री ऑब्वियसली केमिस्ट्री, क्योंकि हम कहते हैं द सन एंड स्टार आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, तो लाजिमी सी बात है वो केमिस्ट्री में ही शुमार होगा। अच्छा, अब आप बताएं इनमें से स्टैंडर्ड मेथड क्या है फॉर साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन के लिए स्टैंडर्ड मेथड कौन सा होता है? हम यूं लिखते हैं 476, फिर पावर आ जाएगी, या हम यूं लिखेंगे 46.78, फिर पावर आ जाएगी, या फिर हम यूं लिखते हैं 4.67, फिर पावर लिखते हैं, या फिर हम यूं लिखते हैं 0.467, फिर पावर लिखते हैं। इसमें से कौन सा मेथड है जिस तरीके से हम जो है वो म्यूटेशन लिखते हैं? और इसका आंसर है हम एक डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डेसिमल is shifted in the given number towards लेफ्ट की जानिब। the exponent, तो एक्सपोनेंट की पावर क्या होती है? is एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी? लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, मेरे पास वैल्यू है 0.0001। अब लेफ्ट की तरफ लेके जाना है मुझे। अब लेफ्ट से मुराद क्या होगा आप बताइएगा जरा। ये वाला हिस्सा किसी भी वैल्यू का राइट कहलाता है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट कहलाता है। अगर मैं पावर पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूं तो उसकी पावर
नेगेटिव होगी, सही है। पॉजिटिव होगी, फिर कुछ भी नहीं होगी, सही है। बताएं कैसी होगी इसकी पावर, जल्दी बताएं। सर मेरे ख्याल से सर शायद सर नेगेटिव, पॉजिटिव होनी सर चाहिए। नेगेटिव सर, नेगेटिव होनी चाहिए। सर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव, याद रखिएगा। देखें पॉजिटिव है, सही सही। 0.001, अगर आप पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं और इस पॉइंट को मैं 3 डिजिट शिफ्ट कर गया तो ये बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। और लेट सपोज अगर आपके पास वैल्यू है 4768.8, अब आप पॉइंट को उठा के लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, 2 डिजिट पीछे लेके गए तो ये बन जाएगी 4.768 इंटू 10 की पावर +2। ठीक है, प्लस हम शो नहीं करते लेकिन +2 है। एक सिंपल मेथड देखें, अगर किसी छोटी वैल्यू को आप बड़ी वैल्यू बना रहे हैं तो पावर माइनस में आएगी, और किसी बड़ी वैल्यू को आप छोटी वैल्यू बना रहे हैं तो पावर प्लस में आएगी। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलें। When decimal is shifted in the given number towards right, अब वो तो वही वाली बात हो गई, यही वाली है। अगर डेसिमल राइट की तरफ जा रहा है तो आपके पास पावर अब किस में होगी, नेगेटिव में होगी, पॉजिटिव में होगी, राइट में जा रहा है सर नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में होगी। शाबाश, अच्छा नेगेटिव में होगी। लाजमी सी बात है, हमने ऊपर इसको डिस्कस कर लिया। अब 6 में देखते हैं हम, इन दी मल्टीप्लिकेशन विथ एक्सपोनेंशियल न्यूटेशन, अगर हम किसी एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं देन तो उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या हो रही होती है, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या ऐड। जल्दी से बताएं क्या होती है। जैसे मिसाल देता हूं मैं आपको, अगर मैं 1 इंटू 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 इंटू 10 की पावर 4 से, तो ये 1 1 जा 1 हो जाएगा। 10 की पावर आपस में क्या होगी, यानी कि ये 3 + 4 7 होगी या 3 - 4 -1 सर होगी। प्लस होगी। शाबाश, प्लस प्लस होगी, प्लस होगी, सही है। अबू बकर माइक की आवाज हल्की करो, तुम्हारे माइक की आवाज बहुत तेज है। ठीक है, अच्छा अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन करूं तो अब बताएं एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी, जल्दी से बताएं। सर सब्ट्रैक्ट होगी अब। शाबाश, अब सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, अगर मैं डिवीजन करूं तो सब्ट्रैक्ट होगी, सर क्यों सर? मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये डिवाइड होगी। ये एक्सपोनेंट का रूल है। आपने जब कभी मैथ्स पढ़े ना तो मैथ्स के अंदर कहा जाता है कि अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर ऐड होती है। ठीक है, ये बन जाएगा a²। और अगर वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर माइनस होती है, 4 - 2 यानी कि a²। यही चीज एक्सपोनेंट में भी जो है वो रूल लगता है कि अगर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होंगी, अगर एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहा है, मिसाल के तौर पे 10 की पावर 6 है और डिवाइड 10 की पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6 - 3। ठीक है, ये याद रखिएगा ये बात। अच्छा जी, अब एक और मजेदार बात, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट, अब बताएं एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी,
मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी? जल्दी से बताएं। अगर कोई भी सर कोई एग्जांपल दें। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दो वैल्यू प्लस हो रही हैं, या मैं यूं कहूं ए स्क्वायर जैसे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है? ये a तो प्लस इसकी वैल्यू ए स्क्वायर होगी और ऊपर वाले की वैल्यू यार ए फोर होगी। अबू बकर तुम अपने माइक की आवाज हल्की करो। अबू बकर तुम क्या हैंड फ्री से बोल रहे हो? जी सर। हाँ तो जरा स्लो बोलो, तुम्हारी आवाज गरज के साथ जो है ना कान में एकदम चुभ रही है, तो समझ में नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो। या तो स्लो बोलो या अच्छा सर, अपने माइक की आवाज को थोड़ा कम करो। अब बताओ, ये देखें, गौर से देखें, अगर कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस होती है तो उसके डिजिट तो हम माइनस कर देते हैं, लेकिन पावर वही रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 10 की पावर 3 है, या मिसाल के तौर पे 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आंसर होगा 2 इंटू 10 की पावर 3। तो एक्सपोनेंट की पावर जो है वो सेम रहेगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है जी। अच्छा चलें, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें 8 के आपको ये बताना है कि which one digit has one significant figure। अब इसमें से वन सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है? ए 0.004, बी 10.37, सी 3.2 या डी इनमें से कोई सी भी नहीं। आप बताएं कौन सी वाली वन सिग्निफिकेंट फिगर है? सर बी। सर ए। ये देखें भाई, इसका आंसर है ए। अब पूछे कैसे? देखें, हमने कहा था कि अगर मैं क्योंकि वो जीरो। शाबाश शाबाश। देखें, अगर हम यहाँ इसको देखें, हमने कहा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। ये 3.2 दोनों नॉन जीरो है, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। हमने कहा था जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो काउंट होता है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ हमने कहा था अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जीरो काउंट नहीं होते, तो इससे पहले वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये काउंट होगा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं वो फॉर्मूला जो खाली रिलेटिव रेशो शो करे, वो कौन सा फॉर्मूला कहलाता है? एम्पायरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, या कोई जनरल फॉर्मूला कहलाता है, या कुछ भी नहीं? जी बेटा, जो रिलेटिव रेशो यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बता रहा। एम्पिरिकल सर। शाबाश, ये बात याद रखिएगा, एम्पिरिकल फार्मूला एक जर्नल फार्मूले का ही दूसरा नाम है, सही है, जो सिर्फ रेशो बताता है। और अगर एक्चुअल कोई आपको क्वांटिटी बताए तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद 10वां है हमारे पास, चले वही वाली बात आ गई फिर से। अगर रिलेटिव की जगह एक्चुअल हो तो वो कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। मॉलिक्यूलर। सही है। अच्छा, मोल किसे कहते हैं? मोल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मूले का मास जो ग्राम में हो, मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में हो, एटॉमिक मास जो ग्राम में हो, सर ए। और चौथा है ये सारे।
जल्दी सर ये सारे सर ये हाँ सारे हैं। सारे, क्योंकि जब आप मोल की डेफिनेशन लेते हैं ना, तो मोल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी फॉर्मूला हो, मोलर मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, एटॉमिक मास हो, अगर वो ग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो मोल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं तादाद। ठीक है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अच्छा, इसी तरीके से हम मजीद आगे बढ़ते हैं। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? पार्टिकल्स बोलें या मॉलिक्यूल्स बोलें, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, Na कितने होते हैं? सर 6.02 मल्टीप्लाई 1023। शाबाश, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। बाकी ऑप्शंस पे गौर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताएं ग्लूकोज इसमें से कौन सा है? C2H10O5, C12H22O11, C6H12O6 या C6। सर C6H12O6। सर शाबाश C6H12O6। शाबाश, ठीक है जी। अच्छा, अगला है लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं? अब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताइएगा। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन को लिमिट करेगा, लिमिट देगा, लगाम खींचेगा। ऑप्शन बी, ऐसा रिएक्टेंट जो बहुत ही ज्यादा होगा, वेज इन एक्सेस अमाउंट। ऐसा रिएक्टेंट जो बहुत ज्यादा होगा। तीसरा, ऐसा रिएक्टेंट जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। सही है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं? सर ए सर सर ए ए सर सर ए ए शाबाश, नाम से ही जाहिर हो रहा है, जो रिएक्शन को लगाम दे के रखेगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद 4 वैल्यूज हैं। 6.02 10 की पावर 23, 602 10 की पावर 23, 6.22 10 की पावर 23 और 622 10 की पावर 23। इन सब में से Na कौन सा है? सर ए 6.02 सर 10 की ए पावर 23। शाबाश, ये Na को कहते क्या है हम? सर एवोगाड्रो नंबर। शाबाश एवोगाड्रोस नंबर। शाबाश। अच्छा, ये बताइएगा कि एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, एटॉमिक नंबर कौन से सिंबल से जाहिर होता है? Z, N, A सर ए सर ए और चौथा है नन। और इसका ए सर आंसर सर है ए Z। Z, ये जो N है ना, ये न्यूट्रॉन को जाहिर करता है, जिसका फॉर्मूला होता है A-Z। ये A जो है वो एटॉमिक मास को जाहिर करता है, बड़े नंबर को। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे, अप्रॉक्स 17 MCQs थे ये। इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ MCQs इससे पहले असाइनमेंट के तौर पर भी दिए थे। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं एक रीजन है, मुझे रीजन का जवाब दीजिएगा। अभी तो आप ये रीजन लिख लें। ठीक है, ये रीजन लिख लें,
अभी आप मुझे इस रीजंस का जवाब दें वर्बली, ठीक है? बाद में इसको अपनी ओन वर्डिंग में आप मुझे लिख के जमा कराइएगा, सबमिट करवाइएगा, ठीक है? एम्पायरिकल फॉर्मूला is not the correct formula of the compound. पहले तो बताएं क्या समझे, रीजन से क्या समझे? किसी भी कंपाउंड का जो सर करेक्ट एम्पायरिकल होता है, फॉर्मूला कंपाउंड का करेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। शाबाश, क्यों नहीं होता? जवाब दें। सर क्योंकि वो सिर्फ रेशियो बताता है। ग्रेट, शाबाश। आप ये कह सकते हैं, अब आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, आप ये कह सकते हैं कि एम्पायरिकल फॉर्मूला जो है वो सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत सारे फॉर्मूले का सेम हो सकता है। यही वजह है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का एम्पायरिकल फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता। सही है? एम्पायरिकल फॉर्मूला किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले का करेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का। शाबाश। अच्छा जी, अच्छा एक रीजन और है, रीजन नहीं है, सवाल लिख दीजिएगा कि राइट डाउन द स्टेप टू फाइंड आउट एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइएगा क्या क्या स्टेप्स होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के? सर पहले मास निकालते हैं सारे एलिमेंट्स का। शाबाश, फर्स्ट स्टेप हुआ फाइंड आउट द मास ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरा स्टेप क्या होता है? रेशो, रेशो सर फिर परसेंटेज, परसेंटेज मालूम करते हैं, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। फिर सर क्या वो करते रेशो वही हैं? होता है ना, आप परसेंटेज लफ्ज फिर यूज नंबर करें। ऑफ मोल्स, फिर फिर उसके नंबर बाद ऑफ मोल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। उसके बाद डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। शाबाश। फिर उसके बाद उसके बाद सर एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। शाबाश, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। 4 तो स्टेप है। मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने स्टेप होते हैं? सर एक और होता है, 2 और होते हैं। एन की सर पावर। 6 होते हैं उसमें। हाँ, 4 तो वही एम्पिरिकल है और 2 और होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। ग्रेट, एन मालूम सर करते फिर हैं। उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सर लेकिन उसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं। एन का फार्मूला तो बताएं। सर उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। शाबाश। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या फार्मूला होता है? सर एन मल्टीप्लाई बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला। शाबाश। अब मुझे एक बात बताएं, कौन सी ऐसी चीज जरूरी है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए? सवाल में वो लाजमी दी जाएगी सर एम्पायरिकल फॉर्मूला ना। एम्पिरिकल फार्मूला नहीं हो, बाजू का अरे नहीं सबसे होता। पहले तो मोल निकालना है आपको, मोल के मुकाबले। वो तो बेसिक चीज आ गई। मैं कह रहा हूँ कि जब कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है ना, तो सवाल में मॉलिक्यूलर मास जरूर दिया जाता है। अच्छा एक और बात होता है, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फर्क है? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीजें होती हैं। और सर हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोजन और कार्बन दिया हुआ था, ऑक्सीजन निकालना होता है। देखें, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, कंप्लीट आंसर नहीं है। देखिए
पहली बात तो ये है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर अबू बकर ने कहा कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन निकालना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, बस खत्म, तीसरी चीज कोई है ही नहीं, यही दो है बस। अगर हाइड्रोकार्बन आ जाए ना तो इसका मतलब है मौजे ही मौजे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है बस, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो हादिया आपके जवाब को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। आपने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। मैं ये कहता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन तो लाजमी है, तीसरा एलिमेंट अगर नहीं दिया हुआ और आपको पता है कि तीसरा एलिमेंट है तो वो ऑक्सीजन होगा। अदरवाइज तीसरा एलिमेंट नाइट्रोजन भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, कोई और सा भी हो सकता है, लेकिन वो हमें सवाल में बताएंगे जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।